नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल राज पॉलिटिकल गुरु में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे उदारवाद क्या है, यानी लिबरलिज्म क्या है, इसके कितने प्रकार हैं और लिबरलिज्म की विशेषताएं क्या क्या हैं, इसकी उत्पत्ति के क्या कारण रहे हैं और इसके आधुनिक एवं परंपरागत तरीके क्या क्या हैं। इसमें हम आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों, बिना स्किप किए हुए आगे तक बने रहिए हमारे साथ और देखिए उदारवाद क्या है। उदारवाद यानी लिबरलिज्म। उदारवाद के जनक जॉन लॉक हैं। उदारवाद एक राजनीतिक और नैतिक दर्शन है जो स्वतंत्रता की सहमति और कानून के समक्ष समानता पर आधारित है। उदारवाद पर सीमित सरकार, व्यक्तिगत अधिकारों, नागरिक अधिकारों और मानवाधिकारों सहित पूंजीवाद यानी मुक्त बाजार, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, लिंग और समानता, नस्लीय समानता और अंतर्राष्ट्रीय का समर्थन करता है। आगे देखिए, उदारवाद के मुख्य 3 पक्ष हैं। पहला है आर्थिक उदारवाद। इसमें मुक्त प्रतिस्पर्धा, स्वयं विनिमयता, बाजार, न्यूनतम राज्य हस्तक्षेप और वैश्वीकरण इत्यादि विशेषताएं शामिल हैं। दूसरा है राजनीतिक उदारवाद। इसमें मुख्यतः प्रगति में विश्वास, मानव की अनिवार्य अच्छाइयाँ, व्यक्ति की स्वतंत्रता और राजनीति तथा नागरिक स्वतंत्रता शामिल है। तीसरा है सामाजिक उदारवाद। इसके अंतर्गत अल्पसंख्यक समूह के संरक्षण में जुड़े मुद्दे, समलैंगिक व्यवहार और LGBTQ यानी गैर विषम लैंगिक, इसको हम गे भी बोल सकते हैं, से संबंधित मुद्दे आते हैं। तो दोस्तों, प्रबोधन काल यानी 1650 से 1780 के बीच का जो दशक था, उसके बाद से पश्चिम में दार्शनिकों और अर्थशास्त्रियों के बीच उदारवाद लोकप्रिय हुआ था। उदारवाद में वंशानुगत विशेषाधिकार, राज्य धर्म, पूर्ण राजतंत्र, राजाओं के दिव्य अधिकारों जैसे पारंपरिक रूढ़िवादी मानदंडों को प्रतिनिधि लोकतंत्र और कानून के शासन के माध्यम से स्थानांतरित करने की मांग की थी। उदारवादियों ने व्यापारिक नीतियों को आसान बनाने एवं शाही एकाधिकार और व्यापार हेतु अन्य बाधाओं को समाप्त करने की मांग की थी। आगे देखिए दोस्तों, इसमें बताते हैं आपको उदारवाद की उत्पत्ति। तो उदारवाद या लिबरलिज्म वह विचारधारा है जिसके अंतर्गत मनुष्य को विवेकशील प्राणी मानते हुए सामाजिक संस्थाओं को मनुष्य की सूझबूझ और सामूहिक प्रयास का परिणाम समझा जाता है। उदारवाद की उत्पत्ति को 17वीं शताब्दी से प्रारंभ से देखा जा सकता है। जॉन लॉक को उदारवाद का जनक माना जाता है। आगे देखिए दोस्तों, उदारवाद की विशेषताएं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता, आर्थिक स्वतंत्रता, सीमित सरकार, कानून का शासन, लोकतांत्रिक सरकार इत्यादि हैं। ये सभी विशेषताएं उदारवाद को अर्थशास्त्र से लेकर राजनीति और सामाजिक विज्ञान तक व्यापक क्षेत्रों में लागू करने की योग्य बनाती है। उदारवाद व्यवस्था सामाजिक रूप से धर्मनिरपेक्षता का समर्थन करता है। कई उदारवादी विचारकों ने धार्मिक अंधविश्वासों से नागरिकों को मुक्त कराने हेतु धर्म निरपेक्षता का प्रचार किया। इस सिद्धांत के कारण लोगों के बीच धर्मनिरपेक्षता पर विश्वास अटल हुआ। अगला पॉइंट देखिए, इसमें उदारवाद पूर्ण रूप से व्यक्तियों की स्वतंत्रता को मानसिक एवं सामाजिक रूप से बढ़ावा देने का कार्य करता है। उदारवादी विचारकों के अनुसार स्वतंत्रता हर व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है। उदारवाद मानव की स्वतंत्रता का खुलकर समर्थन करता है, जिसके कारण मनुष्य अपने विवेक के अनुसार कई सामाजिक कार्य करने के लिए स्वतंत्र होता है। यह मानव के जीवन में सभी क्षेत्रों में पूर्ण रूप से व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मध्यकाल में कई उदारवादी विचारकों ने
ऐतिहासिक परंपराओं एवं तथ्यों का विरोध किया, जिसके कारण राजकीय व्यवस्था एवं चर्च की निरंकुश सत्ता पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जा सका। उदारवादी विचारकों का मानना था कि प्राचीन व्यवस्था एवं परंपरा व्यक्ति को कमजोर बना देते हैं, जिसके कारण नवीन समाज का निर्माण करने में समस्याएं आती हैं। दोस्तों, उनका मानना ये था कि जो पुरानी जो रीति रिवाज और परंपराएं चली आ रही हैं, ये व्यक्ति को बहुत ही कमज़ोर बना देती है और उसके कारण समाज में निर्माण नहीं हो पाता है, समाज का विकास नहीं हो पाता है, वह उस स्तर तक उठ ही नहीं पाता है, क्योंकि वो प्राचीन पुरानी कथाओं, मनगढ़ंत प्रथाओं के चलते उनमें ही उलझ कर रह जाता है। आगे देखिए दोस्तों, उदारवाद के प्रकार। उदारवाद का कई प्रमुख चरणों में विकास हुआ, जो कुछ इस प्रकार है। पहला पॉइंट इसमें देखिए, पारंपरिक या नकारात्मक उदारवाद। दूसरा है आधुनिक या सकारात्मक उदारवाद। तीसरा है स्वेच्छातंत्रवाद। चौथा है समतावाद। इसमें पहला देखिए दोस्तों, पारंपरिक या नकारात्मक उदारवाद। इसकी उत्पत्ति राजनीतिक आदर्शों की नकारात्मक पद्धति के कारण हुई थी। इसके अंतर्गत व्यक्ति अपने जीवन काल में सभी सर्वश्रेष्ठ निर्णय स्वयं ही लेता है, जिसके कारण सामाजिक हितों में कोई अंतर्विरोध नहीं होता है, क्योंकि जब व्यक्ति खुद ही अपने अनुसार निर्णय लेगा तो सामाजिक जो भी कृत्य हैं उनमें मतभेद देखने को नहीं मिल सकता। इसमें प्रत्येक व्यक्ति को प्राकृतिक रूप से कुछ मूल अधिकार प्राप्त होते हैं, जिसके कारण स्वतंत्रता के अधिकार को प्राथमिकता मिलती है। पारंपरिक या नकारात्मक उदारवाद में संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार माना है। यानी जो पारंपरिक और नकारात्मक उदारवाद है ना, इसमें संपत्ति के जो अधिकार है उसको विचारकों ने प्राकृतिक माना है कि ये तो प्रकृति की देन है, वे अपने पास जितनी चाहे संपत्ति को रख सकते हैं, उनके अनुसार मानना ये था, जिसमें राज्य एवं सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती। मतलब उनका ये कहना था कि व्यक्ति के पास कितनी भी संपत्ति हो, वो उसकी स्वयं की संपत्ति है, उसमें किसी भी राज्य का या सरकार का कोई काम नहीं है उसके बीच में हस्तक्षेप करे, व्यक्ति स्वयं ही स्वतंत्र है। दूसरा पॉइंट है इसमें आधुनिक या सकारात्मक उदारवाद। ये एक ऐसी विचारधारा है जो पूर्णतः स्वतंत्रता पर आधारित है। इसके अंतर्गत निम्न वर्गीय लोगों को औपचारिक रूप से स्वतंत्रता प्राप्त होती है, जिसके कारण सामान्य व्यक्तियों के आदर्शों को बढ़ावा मिल सकता है। इसमें मजदूरों एवं निम्न वर्गीय लोगों को पूंजीपतियों के विरुद्ध आंदोलन करने की प्रेरणा मिली, जिसके परिणाम स्वरूप समाज में उनके साथ हो रहे शोषण को रोकने में सहायता प्राप्त हुई। तीसरा है स्वैच्छिकता तंत्रवाद। आधुनिक उदारवाद के पश्चात उदारवाद के स्वरूप में हुए संशोधनों को स्वेच्छा तंत्रवाद के नाम से जाने लगा। इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में निजीकरण का उदय हुआ, जिसके कारण उदारवाद की विचारधारा को नया स्वरूप मिला। स्वैच्छिकता तंत्रवाद के कारण हर व्यक्ति को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता मिली, जिससे समाज में राजनीतिक एवं धार्मिक परंपराओं को निर्धारित करने में आसानी हुई और मुक्त बाजार प्रणाली को न्यायपूर्ण तरीके से व्यवस्थित किया जा सका, जिसके कारण व्यापार में मुनाफे को बढ़ावा मिला। चौथा है समतावाद। समतावाद सकारात्मक उदारवाद का एक विकसित रूप है, जिसे समकालीन उदारवाद की दूसरी शाखा भी कहते हैं। समतावाद वह विचारधारा या सिद्धांत है जो समाज के सभी वर्ग के लोगों को आर्थिक एवं सामाजिक स्तर पर समानता देने के बल पर जोर देता है। यह एक सामाजिक अधिकार है जो हर व्यक्ति को समान अधिकार देने का कार्य करता है। इसके तहत हर व्यक्ति को संपत्ति पर अधिकार, भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार, मतदान करने का अधिकार, सामाजिक वस्तुओं आदि का अधिकार मिलता है, जिसके कारण विभिन्न वर्गों के बीच
समानता निश्चित होती है। इसके बाद दोस्तों देखिए उदारवाद का जो पूरा निष्कर्ष जो सार है वो क्या है। आधुनिक युग में उदारवाद को सकारात्मक उदारवाद के रूप में देखा जा सकता है। वर्तमान में कई समाजवादी देश उदारवाद के सिद्धांतों के अनुसार अपनी नीतियों में संशोधन करते रहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप समय समय पर विभिन्न राज्यों में कई सकारात्मक बदलाव किए जाते हैं। उदारवादी विचारधारा स्पष्ट रूप से पूंजीवाद की विचारधारा पर आधारित है, जो लोग कल्याण हेतु अत्यंत आवश्यक है। वर्तमान समय में उदारवाद के सम्मुख पुनर्जीवित राष्ट्रवाद एक स्थायी खतरा उत्पन्न कर रहा है, जिसके कारण राष्ट्रवाद के स्वरूप में विभिन्न देशों में कट्टरपंथियों का सामाजिक रूप से उदय हो रहा है। कई अर्थशास्त्रियों का मानना यह है कि देश की सरकार को उदारवाद के संदर्भ में कई परिवर्तन करने की आवश्यकता है, जिससे नागरिकों को स्वतंत्रता के मूल सिद्धांतों को गंभीरता से पालन किया जा सके। तो दोस्तों इसमें आपने देखा कि उदारवाद क्या है, यानी लिबरलिज्म क्या है और इसके कितने प्रकार हैं एवं इसकी विशेषताएं और उत्पत्ति के क्या कारण रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको जिस भी टॉपिक पर कोई भी समस्या आ रही है तो आप कमेंट में बताइए, हम उस टॉपिक पर एक वीडियो बनाकर आपको समझा देंगे। धन्यवाद।